अच्छा जी, तो फाइनली स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। आप मुझे पहले दफ़ा बता दो राफे, आप कनेक्टेड हो साथ में? हेलो, आवाज़ आ रही है मेरी? ओके, हो गया, ठीक है। अच्छा, तो अच्छा, आज की जो क्लास है इसमें मैंने आपको जैसे डिस्कस किया कि हम यूआई बनाने जा रहे हैं, और ये एक कंप्लीट यूआई है जिसको हम यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हम इसको क्लोन कर रहे होंगे। सही है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आती है ना। टॉप पर हमारे पास यहाँ पर दो नैव बार है, ठीक है। अच्छा, पहला वाला जो नैव बार है वो बेसिकली बहुत ही समझो सिंपल है। और सिंपल से ये हो गया कि इसके साथ इसमें सिर्फ और सिर्फ तीन जो है हमारे पास टेक्स्ट हैं, और एक दो हमारे पास आइकन्स हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लूँगा और इसको मैं पतला सा जो है यहाँ पर बना लेता हूँ। सही है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पर क्या आएगा। यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट है। सही है। तो टेक्स्ट में क्या लिखा हुआ है हमारे पास, नीड हेल्प, और साथ में ईमेल लिखी हुई है। सही है। अच्छा, उससे पहले ज़रूरी ये होता है कि जब आप काम कर रहे हो ना, तो आप लेफ़्ट स्पेस और राइट स्पेस इसको जो है वो स्टार्टिंग में ही पहले डिसाइड कर लो कि आपने कितनी स्पेसिंग रखनी है। जैसे कि अब इस वाले केस में देखो, यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है कि ये पूरी कंप्लीट एक जो स्पेस आ रही है ये पूरे लेआउट के ऊपर फॉलो कर रही है। सिमिलरली लेफ्ट साइड से ये पूरी स्पेस जो आ रही है कंप्लीट लेआउट को फॉलो करती जा रही है। अब ये बीच में आप बोलोगे कि सर ये तो इमेज आ रही है हेडर की, तो ये हेडर की इमेज कभी भी फॉलो नहीं करती। हेडर की इमेज तो जाहिर बात है पूरे 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 सेक्शन के ऊपर होती है, सिर्फ उसका टेक्स्ट फॉलो कर रहा होता है। सही है। जैसे देखो, ये टेक्स्ट भी पूरा इसी लाइन में इसी सीध में आ रहा है। तो ये आपको पहले कितना रखना है अपने हिसाब से, ये आपने एक्यूरेटली सेट करना पड़ेगा। अब सेट करने के लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो ग्रिड लाइंस ड्रॉ करते हैं। अब वो ग्रिड लाइंस किस तरीके से हम यहाँ पर ऑन कर सकते हैं, हम यहाँ पर आएंगे व्यू पे। ठीक है। हम यहाँ से आए, व्यू के ऊपर आए, यहाँ पर हमारे पास आ रहा है रूलर्स। ठीक है। रूलर्स अभी आपका यहाँ पे टिक नहीं होगा, जब आप इस पे क्लिक करोगे तो ये टिक हो जाएगा। टिक होने के बाद आपके पास टॉप पे इस तरीके से, टॉप पे ये सारे स्केलिंग आ जाएगी, और लेफ्ट साइड के ऊपर ये स्केलिंग जो मेरे पास इस टाइम पे आ रही है, ये आपके पास स्केलिंग यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब जैसे ही इस स्केलिंग को आप यहाँ से पकड़ के जैसे ही ड्रैग करोगे, तो आपके पास यहाँ पर देखो ये रेड कलर की एक गाइडेड लाइंस यहाँ पर आ गई। सिमिलरली ऊपर अगर आपको नैव बार में हेल्प चाहिए तो आप यहाँ से गाइडेड लाइंस को ड्रॉ कर सकते हो। सिमिलरली एक और चाहिए मुझे, तो मैं एक और लेफ्ट से ड्रॉ करूंगा और यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। अब मुझे इसका पता करना है डिस्टेंस, कि मैं लेफ्ट और राइट पे कितना डिस्टेंस रखूँ। बिल फर्स्ट मैं चाह रहा हूँ कि यार इतना डिस्टेंस मेरा यहाँ पर होना चाहिए दोनों साइड पे। अब या तो मैं इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का एक डिस्टेंस जो है वो देख लूँ कि भाई क्या डिस्टेंस है इसका। ठीक है। अदरवाइज शॉर्टकट क्या होती है कि आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। इससे मुझे जो है इसकी स्पेसिंग का अंदाज़ा हो गया, और अब मैंने यहाँ से इसकी गाइडेड लाइंस को ड्रॉ कर लिया। तो अब ये स्पेस राइट साइड की और लेफ्ट साइड की जो स्पेसेस है वो बिल्कुल इक्वल है। फिर आप इसको कर दो डिलीट, और इसको मैं करूँगा ऊपर। ठीक है। साथ ही साथ अब हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, यहाँ पर मुझे डालना होगा एक टेक्स्ट। टेक्स्ट का एरिया भी आप यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो कि आपको कितने एरिया में टेक्स्ट चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पर फ्रेम ड्रॉ करूँगा, और फ्रेम ड्रॉ करने के बाद मैं जो है क्या करूँगा। अब जैसे देखो, मैंने यहाँ से लेके यहाँ तक का जो है ना वो फ्रेम ड्रॉ कर लिया, किसका, टेक्स्ट का। सही है। तो टेक्स्ट से मैंने फ्रेम ड्रॉ कर लिया, तो अब मुझे पता है कि इस फ्रेम से बाहर नहीं जाएगा मेरा टेक्स्ट। अब जैसे बिल फर्ज मैं यहाँ पे कुछ भी टेक्स्ट लिख रहा हूँ रैंडम, तो देखो ये इसी फ्रेम में रहते हुए आ रहा है। मतलब जो उसकी बाउंड्री ड्रॉ हो गई, लेफ्ट साइड की जो बाउंड्री और राइट साइड की जो बाउंड्री इसने ड्रॉ करी है, अब ये इसी के दरमियान है। सही है। अब ये इससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ था नीड हेल्प, और यहाँ पे साथ में जो है वो दी हुई थी ईमेल। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। ठीक है। और इसका फ्रेम थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ, क्योंकि वो टेक्स्ट जो है मेरा वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा था। सही है। तो पहला और बेसिक काम तो हमारा यहाँ पर समझ लो कि हो गया। अब क्वेश्चन मार्क इसमें से हटा देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मार्क जो है उस पर डला हुआ नहीं है। सही हो गया। ठीक है, अपने हिसाब से इसको सेट कर लो। अच्छा, इसमें आप अपने हिसाब से फॉन्ट वगैरह को अगर आपने सेट करना है, तो आप राइट साइड पे ये जो आपके पास पैनल अभी इस टाइम पे दिख रहा है,
इस पैनल को हम बोलते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टीज पैनल, ठीक है। इस पैनल के ऊपर जितना भी अलाइनमेंट से लेकर के फॉन्ट स्टाइलिंग से लेकर के सारा काम यहाँ से होता है, सही है। तो अब यहाँ पर देखो मेरे पास, अगर मुझे अपने पास फॉन्ट को चेंज करना है, तो याद रखो कि जब भी आप फॉन्ट को जब भी आप ऐड करोगे अपने पूरे डिज़ाइन के ऊपर, तो आपका जो फॉन्ट है वो सेम होना चाहिए पूरे लेआउट के लिए, सही है। अब देखो यहाँ पर मेरे पास इतने सारे फॉन्ट्स हैं। अभी इस टाइम पे मेरे पास जो मैं फॉन्ट यूटिलाइज कर रहा हूँ वो है इंटर, सही है। अच्छा, अब इस फॉन्ट की भी मल्टीपल कैटेगरी है, जैसे रेगुलर है, लाइट है, मीडियम। अब देखो मैं मीडियम करूँगा थोड़ा डार्क हो जाएगा, सेमी बोल्ड करूँगा तो थोड़ा सा बोल्ड होगा, बोल्ड कर दूंगा तो बहुत ज़्यादा बोल्ड हो जाएगा, सही। इसी तरीके से इटैलिक है, ब्लैक इटैलिक है, तो ये बहुत वैरायटी है। अब ये हर फॉन्ट के हिसाब से उसकी अपनी होती है, सही है। ये फॉन्ट साइज हो गया। अच्छा, अब ये है लाइन हाइट के। लेट से दो लाइनें अगर मेरे पास टेक्स्ट की आ रही हैं यहाँ पे, लेट से ये दो लाइनें मेरे पास आ रही हैं, तो इनके दरमियान क्या हाइट होगी, ये देखो। जैसे कि अब ये देखो, देख रहे हो लाइट हाइट किस तरीके से बढ़ रही है। जैसे जैसे मैं इसकी बड़ा परसेंटेज को बढ़ा रहा हूँ, वैसे वैसे एक्सेस के दरमियान जो है वो हाइट जो है वो बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम इसको ऑटो पे रखते हैं, सही है। और इसके अलावा ये है लेटर स्पेसिंग, कि आपका जो पूरा टेक्स्ट है इसके दरमियान जो स्पेसिंग आ रही है वो कितनी आनी चाहिए, देखो की बात समझ। तो ये चीज़ हो गई। इसके बाद आपको अपने टेक्स्ट को अपने फ्रेम के अंदर सेंटर में रखना है, लेफ्ट पे रखना है, या फिर राइट पे रखना है। तो ये आप यहाँ से सेट कर सकते हो। इवन अगर आपको बिल्कुल जस्टिफाई के हिसाब से रखना है, तो आप यहाँ पे तीन डॉट्स पे क्लिक करोगे और यहाँ पर हमारे पास एक चौथा ऑप्शन भी आता है जिसे हम बोलते हैं जस्टिफाई। अगर आपने वर्ड पे काम किया है तो आपको अंदाजा होगा कि जस्टिफाई क्या करता है, कि दोनों साइड से फ्रेम में रहते हुए टेक्स्ट को जो है वो बराबर कर देता है, सही है। ये जो अलाइनमेंट यहाँ पर आप देख रहे हो, लेफ्ट राइट सेंटर, ये अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस है। और ये जो अलाइनमेंट है जिसमें लिखा हुआ है अलाइन टॉप, अलाइन मिडल, अलाइन बॉटम, ये अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस है विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम। अब देखो जैसे मेरा फ्रेम मैंने इसको तबड़ा कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, मेरा टेक्स्ट टॉप पर नहीं बॉटम पर आ जाए इस फ्रेम के हिसाब से जो मैंने यहाँ पे बनाया है। तो मैं इसको यहाँ से कर दूंगा बॉटम। अब मैं चाह रहा हूँ कि नहीं यार, मेरा जो फ्रेम है उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो सेंटर पे आ जाए, तो मैं यहाँ से इसको कर दूंगा सेंटर। तो ये इस पूरे फ्रेम के अंदर रहते हुए सेंटर पे आ जाएगा। सिमिलरली टॉप। आ रही है बात समझ। ठीक हो गया, तो हमने यहाँ पर जो है वो टेक्स्ट को ऐड कर दिया है। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर और कौन सा टेक्स्ट आ रहा है, इंग्लिश है और फिर यूएसडी है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर अजान हो रही है, तो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, साथ साथ मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूँ, आप यहाँ पे देखते रहो।
अच्छा जी, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, मैंने प्लगइन को यूज़ करते हुए यहाँ पर एक एरो लेकर आ गया हूँ मैं, उसी को मैंने डुप्लीकेट करके 2 एरो में कन्वर्ट कर दिया और फिर मैंने यूएसडी और इंग्लिश के साथ यहाँ पे साइड बाय साइड इसको लगा दिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगा, इसको और इसको, इन दोनों जो मेरे पास लेयर्स हैं, इनको मैं राइट क्लिक करके यहाँ से कर लूँगा फ्रेम सिलेक्शन। सिमिलरली इसको और इसको राइट क्लिक करके मैं कर लूँगा फ्रेम सिलेक्शन, इसका मैं नाम दे दूँगा नेव टेक्स्ट। ठीक है, लेयर्स को लाजमी लाजमी नेमिंग करके आपने काम करना है ताकि आपका काम जो है वो एक प्रोफेशनल और एथिकल वे के अंदर जो है यहाँ पे कंसिडर किया जाए। ठीक है, और इसका भी नाम यहाँ से चेंज कर लो। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है मेरे पास कि जैसे मैंने इसको कर लिया, अब देखो ये दोनों टेक्स्ट और ये वाला टेक्स्ट, इसको मुझे बिल्कुल एक सीध में चाहिए, मतलब ये मुझे एक लाइन में चाहिए। उसके लिए मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले मैं इसको 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 इन सब को मिला करके मैं राइट क्लिक करके कर दूंगा फ्रेम सिलेक्शन। ठीक है, जैसे ही मैंने फ्रेम सिलेक्शन किया, अभी तो सिर्फ फ्रेम हो गया ये, इसको मैं कह दूंगा नेव टेक्स्ट। ठीक है, अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि ये तमाम एलिमेंट्स जो है ना वो बिल्कुल सेंटर में आ जाए। पहले तो मैं कॉन्स्टेंट सेट कर लूंगा टॉप सेंटर। अब ये टॉप सेंटर है, ये सिर्फ टेक्स्ट के, ये जो पूरा मैंने यहाँ पर फ्रेम किया है ये सिर्फ उसके लिए है कि उसकी पोजीशन क्या होगी। अब मैं क्या चाह रहा हूँ कि इस पूरे जो फ्रेम है इसके जो इंटरनल एलिमेंट्स हैं, अंदर वाले एलिमेंट्स, वो तमाम अंदर वाले एलिमेंट्स की अलाइनमेंट हो जाए और वो प्रॉपरली अपने हिसाब से सेट भी हो जाए। यहाँ पर मैं आऊँगा, क्लिक करूँगा ऑटो लेआउट पे। देखो जैसे ही मैं ऑटो लेआउट पे क्लिक करता हूँ, हुआ क्या, एक टेक्स्ट, दो टेक्स्ट, तीन टेक्स्ट, तीनों टेक्स्ट क्या हुआ है, बिल्कुल इक्वल स्पेसिंग के साथ यहाँ पर मुझे शो हो गए। आ रही बात समझ? अब ये क्यों हुआ? आपको याद होगा कि जब भी हम यहाँ पर फ्लेक्स के साथ काम कर रहे होते थे और जब हम करते थे क्या कहते हैं जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, तो क्या होता था कि हमारे पास जितने भी डिव होते थे उन तमाम के अंदर जो है हमारे पास यहाँ पर स्पेसिंग आ जाती थी। ऐसे ही है। तो अब यहाँ पर सेम काम हो रहा है कि अब चूंकि मैं चाह रहा हूँ कि यूएसडी और इंग्लिश ये दोनों मेरे पास लेफ्ट साइड पे आ जाए, यानी कि एक एज अ वन कंपोनेंट ये ट्रीट हो, और ये जो टेक्स्ट है ये एज एन अनदर कंपोनेंट मेरे पास यहाँ पर ट्रीट हो। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए कि मैं यूएसडी और इंग्लिश इन दोनों को एक साथ कर दूंगा क्या ग्रुप। अब देखो यहाँ पर ये और ये, इन दोनों को मैंने एक साथ क्या कर दिया, फ्रेम सिलेक्शन कर दिया। फ्रेम सिलेक्शन करने के बाद इन दोनों के फ्रेम को मैंने यहाँ पर, अच्छा अब देखो यहाँ पे ना, यहाँ से डायरेक्ट फ्रेम करने में थोड़े से मसले आते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको वापसी जो है वो अनग्रुप करके, और उससे पहले इन दोनों को आपस में यहाँ पर फ्रेम कर लेता हूँ। ठीक है, और इसका मैं नाम दे देता हूँ लेट से नेव लिस्ट। ठीक है, और इसको अब इसके साथ मिला करके जो है मैं राइट क्लिक करके कर रहा हूँ फ्रेम सिलेक्शन। अब मैं इस पे ऐड कर रहा हूँ ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट जैसे ही मैंने ऐड किया, आपने देखा कि दोनों तीनों जितने भी एलिमेंट्स थे वो तमाम एलिमेंट्स जो है वो एक ही लाइन में आ गए अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस एंड अकॉर्डिंग टू एक्स एक्सिस। अब अगर तो मैं इसकी पोजीशन को चेंज करता हूँ, लेट से मैं बोलता हूँ कि बॉटम, अब देखो मेरा फ्रेम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, इस टाइम पे अंदर वाले एलिमेंट्स जो है वो हमेशा सेंटर पे रहेंगे। सही है। अब मैं जैसे इस पे होवर करता हूँ तो आपको यहाँ पे एक स्पेस दिख रही है। सही है, इसका भी मैं आपको बताता हूँ अभी क्या सीन है। और इसके लेफ्ट साइड में भी आपको स्पेस दिख रही है जीरो, राइट पे भी स्पेस दिख रही है जीरो। अब अगर मैं इसको कर दूंगा लेट से बॉटम, तो ये बॉटम पे चला जाएगा, टॉप करूंगा टॉप पे चले जाएगा, सेंटर करूंगा तो बिल्कुल सेंटर पे आ जाएगा। ये सारी इसकी पोजीशन है कि टॉप समझ लो कि टॉप लेफ्ट, ठीक है, ये है टॉप राइट, टॉप सेंटर, ये है बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, ये लेफ्ट सेंटर पे आ जाएगा। तो ये सारी इसकी अलाइनमेंट्स है जो कि आप अपने हिसाब से इसको सेट कर रहे होगे। इस टाइम पे हमें सेंटर में चाहिए, लेकिन हमें अपने फ्रेम को भी एक्यूरेटली यहाँ पर रखना है। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर मैं देखो यहाँ से अगर स्पेस कम करना शुरू करूँ, देखो क्या होगा, ठीक है, मेरी जो स्पेसिस हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कम ज़्यादा हो रही है। आ रही बात समझ? तो अगर मुझे बिल्कुल एक्यूरेटली अपने एलिमेंट्स को यहाँ दिखाना है तो मैं कुछ इस तरीके से इसकी स्पेस को कर लूँगा सेट। अच्छा, इसमें एक चीज़ और भी है, ये जो मैंने यहाँ पर तमाम चीज़ों को यहाँ पर सेट किया है, ये मैंने किया है अकॉर्डिंग टू इसकी, जो आप समझ लो कि इसकी
जो एक्स एक्सिस वाली डायरेक्शन है उसके हिसाब से। अगर मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको रिस्पॉन्सिव बनाऊँ या फिर मैं रिस्पॉन्सिव के अंदर इसके लेआउट को चेंज करूँ, तो मैं डायरेक्टली यहाँ से आकर के वर्टिकल लेआउट पे क्लिक करूंगा तो देखो किस तरीके से ये आ गया यहाँ पे। ये बिल्कुल जो है आप समझ लो वर्टिकली आ गया। अब ये वर्टिकली इसलिए थोड़ा सा गड़बड़ा रहा है क्योंकि इसका जो फ्रेम है बेसिकली वो थोड़ा सा यहाँ पे सेट नहीं हुआ हुआ। देख रहे हो, ये वर्टिकल डायरेक्शन में आ गए। ये एक्चुअली वर्टिकल डायरेक्शन है क्योंकि इसकी स्पेसिंग वगैरह इतनी ज़्यादा है, इस वजह से जो है वो थोड़ा सा ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये देखो, अब नजर आया, ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टली आ गया, ये वर्टिकल सेट हो गए। तो ये ऑटोमेटिक स्पेसिंग है जो आप यहाँ पे इनको दे सकते हो, उनको सेट करवा सकते हो। आ रही है बात समझ? तो ये फीचर बहुत काम रिस्पॉन्सिव लेआउट्स को बनाने के लिए। अच्छा, अब ये तो हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया, हमने कॉन्स्टेंट सेट कर लिए। कॉन्स्टेंट याद रखो किस लिए होगा, कॉन्स्टेंट्स ओवरऑल जो पूरा हमारे पास यहाँ पर फ्रेम है उसको देख के सही कर रहा होता है, उसकी अलाइनमेंट को। ये वो इशू सॉल्व कर रहा होता है कि जब भी आप कहते हो कि मेरे डेस्कटॉप को पकड़ के अगर मैं यहाँ से बड़ा करूँ छोटा करूँ तो मेरे पास जो यहाँ पे नैव बार है वो हिल रहा है। ठीक है। और साथ में जो इसके अंदर ऑटो लेआउट का फीचर है, अभी आपने देख लिया कि आप कितनी आसानी से जो है वो इसमें फ्रेम ऐड कर, इसमें स्पेसिंग ऐड कर सकते हो, इसकी अलाइनमेंट कर सकते हो, सारी चीज़ें आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है। अब हम आते हैं नैव बार के ऊपर। और नैव बार में हमारे पास लेफ्ट साइड पे फैशन स्टोर का एक लोगो है, तीन चार मेन्यू आइकन्स हैं। तो अब कितना हमें यहाँ पर इसकी हाइट रखनी है नैव बार की, वो भी हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। बिलफर्ड हमें इस हाइट पे काम करना है, इस साइड पे ले लो, क्योंकि जो पहला वाला नैव बार है उसकी हाइट के अकॉर्डिंग हमें थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसकी भी वैसे बहुत ज़्यादा जो है हमने वो ले ली है, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे। ठीक है, ओके हो गया। और इसको हमने कुछ इस तरीके से ले लिया। और इसके बाद जो है मैं फौरन से रेक्टेंगल लूंगा यहाँ से आने के बाद। देखो, यहाँ पर अगर मैं स्पेसिंग की बात करूँ, सेंटर स्पेसिंग आ रही है, ये स्पेसिंग मैंने अपने हिसाब से यहाँ रखी हुई है 638। अगर मैं इसको कम करूंगा यहाँ से माउस से तो ये कम हो जाएगी, बढ़ाऊंगा तो बढ़ जाएगी। सही है। सेंटर वाली स्पेस अगर लेफ्ट की मुझे बढ़ानी है तो लेफ्ट की बढ़ाने के लिए मैं यहाँ से देखो, ये लेफ्ट की मेरी बढ़ गई स्पेसिंग, देख रहे हो, इंग्लिश के बराबर में। अब ये खत्म हो गई बिल्कुल। सिमिलरली राइट के ये सॉरी, सिमिलरली ये टॉप एंड बॉटम की है, ये लेफ्ट राइट दोनों की है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल पैडिंग है। और ये टॉप एंड बॉटम की है। ठीक है। ये सिर्फ पैडिंग ऐड कर रही है। पैडिंग आपको पता है, आपने कोडिंग में देखा होगा कि पैडिंग क्या करती है, इंटरनल स्पेसिंग जो है वो बढ़ाती है। सही हो गया। अब अगर आप फ्रेम का साइज बड़ा करोगे तो क्या होगा? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो ना, मैं तो फ्रेम को बड़ा कर रहा हूँ तो मेरा जो टेक्स्ट है फ्रेम के हिसाब से यहाँ मूव कर रहा है। तो ये बेसिकली रिस्पॉन्सिव है, तो इस वजह से जो है ये मूवमेंट इसकी सारी यहाँ पर आ रही है। ठीक है जी। अच्छा, इसका जो कलर है अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा डिफरेंट रख रहा हूँ ताकि मैं काम आसानी से कर लूँ। और फिर मैं अपने जो कलर कॉम्बिनेशन वगैरह हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको फिर यहाँ पे सेट कर सकूँ। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर फैशन स्टोर है मेरे पास, तो मैं यहाँ पे जल्दी से टेक्स्ट उठाऊंगा, यहाँ लिखूंगा फैशन स्टोर का जो फॉन्ट साइज है उसको थोड़ा सा बढ़ाऊंगा। ठीक है जी, फ्रेम को सेट कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ये देखो, यहाँ पे ना मेरे पास रेड कलर से लाइंस आ रही हैं और ये गाइडेड लाइंस होती हैं अलग से, जो ये बनी हुई आती है ना टेम्पररी तौर पे, जब आप इसको आगे पीछे मूव कर रहे होते हो तो ये आपको गाइड कर रही होती है कि आपकी पोजीशन एग्जैक्टली सेंटर में है या नहीं। ठीक है। तो ये बड़ा फायदा होता है कि खुद ब खुद आपके पास यहाँ पे बाद औक़ात गाइडेड लाइंस भी आ रही होती हैं। ठीक है।
अच्छा, अब इसको मुझे करना है अपने हिसाब से। सेमी बोल्ड रखे रहेगा अच्छा इसके लिए, या बोल्ड रहेगा? लेट्स सी। इसके लिए मेरे ख्याल में तो बोल्ड ही अच्छा रहेगा। ठीक है, और इसको सेमी बोल्ड कर देते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इस पूरे लेआउट के ऊपर, तो कितने कलर इस्तेमाल हुए हैं? एक ब्लू इस्तेमाल हुआ है, एक ब्लैक इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, दो ही कलर कॉम्बिनेशन को इन्होंने ओवरऑल लेकर के कंसिडर किया हुआ है। तो आप क्या करोगे कि आप भी जब कोई लेआउट नया डिज़ाइन कर रहे हो, तो पहले यहाँ पर एक से दो ब्लॉक या तीन ब्लॉक मैक्सिमम यहाँ बना लो कलर्स के। ठीक है, अब लेट से मैं यहाँ पे एक कलर ले रहा हूँ, हम्म, ये वाला ब्लू। और एक कलर मैं यहाँ पर कंसिडर कर रहा हूँ, बल्कि एक कलर तो आपको पता ही है कि आपका ब्लैक होगा, सही है। तो इसको मैं अगर ना भी लूँ तो खैर इतने कोई मसले की बात नहीं है। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे ब्लू को सेलेक्ट कर लिया, और फिर इस ब्लॉक को उठा करके आप अपने लेआउट के पास ले आओगे। जब भी आपको कलर का रेफरेंस चाहिए होगा, आप हमेशा इस ब्लॉक से रेफरेंस ले रहे होगे। ठीक है, जैसे बिलफर्ज मुझे स्टोर का कलर चेंज करना है और इसको मैं चाह रहा हूँ कि मैं ब्लू रखूँ, तो मैं यहाँ से रेफरेंस लूँगा और रेफरेंस लेकर के मैं यहाँ से इजीली काम कर सकता हूँ। सही है, तो ये बड़ी जो है इससे आपको डिज़ाइन करने में आसानी हो जाएगी। तो अभी मैं कोई रैंडम कलर ले रहा हूँ ताकि ना मेरे सारे के सारे जो कलर्स हैं वो विजिबल हो। बैकग्राउंड का जो कलर है वो भी हम थोड़ी देर बाद खुद ब खुद सेट कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं कुछ तीन चार कैटेगरीज ही सिर्फ यहाँ पे ले रहा हूँ इनपुट के मेन्यू के अंदर, ताकि आपको बस जस्ट मैं बता सकूँ। तो यहाँ पे हम लेंगे होम, मैन, वुमेन और शॉप। ठीक है, तो ये यहाँ पर आ गया होम, मैन, मैन। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, ये जो स्पेसिंग मैंने यहाँ पर दी हुई है, ये सारी जो स्पेसिंग है ये बिल्कुल इक्वल है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर लेट्स से मैं अगर आपको बताऊँ, एक दो तीन, तीन स्पेसेस मैंने यहाँ पे दिए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी एक दो तीन। अगर आप एक ही फ्रेम में रहते हुए काम कर रहे हो टेक्स्ट के, तो यहाँ पर स्पेसिंग का लाजमी ख्याल रखना। अगेन वही वाली बात है, अलाइनमेंट वाली। ठीक है, फिर मैंने तीन स्पेसिंग दी और मैंने यहाँ पर लिख दिया शॉप। ठीक है। अच्छा, अब मैं इसका ज़ाहिर बात है साइज़ जो है वो चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये साइज़ नहीं चाहिए और मैं इसको रखूँगा रेगुलर के अंदर। ठीक है, तो मेरे हिसाब से अगर हम यहाँ बात करें, तो ये साइज़ जो है वो बेहतर है। और ये यहाँ पर आ गया सेंटर पे। अब मैं यहाँ पर दोबारा आऊँगा, प्लगइन के ऊपर आऊँगा, आइकॉनिफाई को रन करूँगा। अब मैं देखता हूँ मुझे यहाँ पे कौन कौन से जो है वो आइकन चाहिए। एक मुझे चाहिए यहाँ पे सर्च का। ठीक है, सर्च का आइकन बिलफर्ज मैं ये वाला ले लेता हूँ। ठीक हो गया। एक मुझे चाहिए यहाँ पर प्रोफाइल कह लो उसको। और प्रोफाइल वाले आइकन्स यहाँ पर इस टाइम पे जो मेरे पास अवेलेबल हैं वो ये वाले हैं, तो मैं इन्हीं को सिलेक्ट कर लेता हूँ। आइकन्स भी जो है ना एक जैसे होने चाहिए, जो विड्थ ऊपर वाले आइकन की है वही बाकी सारों को होनी चाहिए, यानी कि एक सिमिलैरिटी के अंदर, एक स्ट्रक्चर के अंदर जो है ना वो यहाँ पर हो। यहाँ पर शॉपिंग ट्रॉली जो है आपके पास, उसके लिए मैं यहाँ पर ले रहा हूँ लेट से ये वाला आइकन। ठीक है। अच्छा, अब इन तीनों को सिलेक्ट करके मैं वो आगे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनका साइज वगैरह कर लेते हैं सेट।
एक ये हमने यहाँ पे ये लगा दिया, एक हमने यहाँ पे ये लगा दिया, और एक हमने, अच्छा आप लोग चाहो ना क्या कर सकते हो यहाँ पर, ये देखो एक चीज़ और बताता हूँ। ये भी वेक्टर्स यहाँ पर हमारे पास आए ना, ये सारे के सारे क्या हैं, ये अपने अंदर भी एक फ्रेम रखते हैं। ये देखो, अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो यहाँ पर ये भी इटसेल्फ एक फ्रेम के अंदर मौजूद है। ये देखो, देख रहे हो? आप चाहो तो इन तमाम को इनके अपने अंदर के फ्रेम से भी ना बाहर निकाल सकते हो, देख रहे हो? इसका फायदा ये होता है कि जो बाहर का जो आउटर फ्रेम है ना, उससे आप बच जाओगे। देखो जैसे मैंने इसको निकाला के फ्रेम से बाहर, तो ये इसका फ्रेम यहाँ खाली रह गया, इसको मैंने डिलीट कर दिया। सिमिलरली इसको मैंने इसके फ्रेम से बाहर निकाला, इसको मैंने डिलीट कर दिया। इसको मैंने इसके फ्रेम से यहाँ से बाहर निकाला, इसको डिलीट कर दिया। अब इसका फ़ायदा ये हुआ मुझे कि मेरे पास जो बाउंड्री थी या जो क्या कहते हैं, एम्प्टी जो स्पेस आ रही थी, वो यहाँ पे सेटल हो गई, और अब मैं इसकी अलाइनमेंट आसानी से यहाँ से कर सकता हूँ। अच्छा ये थोड़ा छोटा होगा, और ये भी जाहिर बात है छोटा होगा, और प्रोफाइल वाला यहाँ पे फिर भी बेहतर है। ठीक है, अब देखो ये इसकी जो आउटर लेयर है वो इतनी ज़्यादा थिक नहीं है, समझ रहे हो बात को? तो इसको थिक करने के लिए या तो अगर आप ऐसे आइकन हो कि जो थिक हो, या एडिटेबल आइकन हो कि जो उसको एडिट करके आप इसकी जो बाउंड्री है उसको थोड़ा सा थिक कर सको। बट यहाँ पर इत्तेफाकन मेरे पास स्ट्रोक्स के ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए जो है मैं इसको भी नहीं कर रहा। जैसे देखो मेरे पास ये वाला आइकन है, इसके पास मेरे पास यहाँ पे स्ट्रोक्स की ऑप्शन है, और इसके अंदर नहीं है, तो इसकी स्ट्रोक्स मैं यहाँ से कम भी कर सकता हूँ। इसको मैं पहले वाले जैसा बना भी सकता हूँ जो मेरे पास यहाँ पर कार्ड का आइकन है। लेट से मैंने इसकी स्ट्रोक रख दी 1, बट इसकी स्ट्रोक का मेरे पास कोई यहाँ पे जो है वो ऑप्शन नहीं है। ठीक हो गया। अच्छा इसको 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 इन तीनों को मैंने राइट क्लिक किया, मैंने इसको कर लिया फ्रेम सिलेक्शन। ठीक है, और मैंने यहाँ पर कह दिया नेव आइकन्स। ठीक है, ये कंप्लीट टेक्स्ट हो गया, ये टेक्स्ट। अच्छा आप चाहो ना तो इंटरनल आइकन्स को भी यहाँ पर ऑटो लेआउट दे सकते हो। जैसे आप चाह रहे हो कि यार इन आइकन्स के दरमियान की जो स्पेसिंग है ना, वो आप ऑटोमेटिक लेआउट से एडजस्ट कर सको, तो आप क्या करोगे, क्योंकि आपने इसको फ्रेम किया हुआ ये ऑलरेडी, तो यहाँ पर आप ऑटो लेआउट पे क्लिक करोगे और ये यहाँ पे ऑटो लेआउट जो है वो इसके ऊपर ऐड हो जाएगा। सही है। अब जैसे मैं यहाँ पे इनके दरमियान स्पेसिंग बढ़ाना चाहूँ बढ़ा सकता हूँ, कम करना चाहूँ कम कर सकता हूँ, वो मेरी मर्जी है। ठीक है, तो ये एक साथ में आपको बेनिफिट मिल जाता है इसका। सही है। अच्छा अब क्या करूंगा, मैं इसको और इसको इन दोनों को मैं यहाँ से कर लूंगा फ्रेम सिलेक्शन, एव आइटम आर। आर से मुराद ये हो गया कि राइट, और ये तो आपके आइकन्स लेफ्ट हैं। तो इसको और इसको इनको मिला करके मैंने क्या किया, फ्रेम सिलेक्शन कर लिया, और मैंने यहाँ पे लिख दिया नेव आइटम्स। इनके दरमियान में मैंने यहाँ पे ऑटो लेआउट को ऐड कर दिया, और साथ में मैंने स्पेसिंग को थोड़ा सा और बढ़ा दिया। ठीक है, ये देखो थोड़ा सा और बढ़ाएंगे ये यहाँ तक। सही है। अच्छा अब चूंकि टेक्स्ट मेरा ब्लैक में है, तो मैं जो है वो टेक्स्ट वाली लेयर को डबल क्लिक करके यहाँ से सेलेक्ट कर लूँगा, और इसको यहाँ से आकर के मैं कर दूंगा ब्लैकिश। ठीक है जी, ओके हो गया है। और यहाँ पर एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल जो है वो ठीक हो गया है हमारा यहाँ पे काम। सही है। अच्छा अब जो हमारा मेन जो काम है वो क्या है, कि हमें यहाँ पर एक अच्छी सी जो है वो एक इमेज यूज करनी है एज एन ई कॉमर्स इमेज। तो यहाँ से मैं रन कर रहा हूँ। अच्छा हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी बोरिंग लगे, बट ये बोरिंग नहीं है। इसके अंदर जो कुछ कंपोनेंट जो टूल्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ उसका सही यूज़ करना, उसको देखना प्रॉपर किस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ मैं, वो आप यहाँ से सीखोगे। और आप समझ लो कि 80% आपको जो चीज़ें जो है वो आज की क्लास के अंदर इस पूरे कोर्स की समझ में और सीखने को मिल जाएंगी। ठीक है। अब सॉरी मैंने गलत प्लगइन यहाँ पे रन कर दी, मुझे यहाँ पे रन करनी है अनस्प्लैश की प्लगइन, या आप पिक्सल्स की कर लो या कोई और इमेज की कर लो, इट्स अप टू यू। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर मैं लिखूँगा ई कॉमर्स। मैंने कीवर्ड यहाँ पे सर्च किया, तो यहाँ पर मुझे बहुत सारी जो इमेजेस थी वो यहाँ पर मिल गई। अब जाहिर सी बात है जो इमेज आप यूं कह लो कि इस कंपनी ने यहाँ पे इस्तेमाल किया है, वो जाहिर बात है आपको नहीं मिलेगी ऐसी एग्जैक्ट इमेज। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ये जो इमेजेस कंपनी से इस्तेमाल करती हैं वो खुद बनवाती हैं डिज़ाइनर से।
तो जो इमेजेस डिजाइनर्स बैठ के बना रहे होते हैं कस्टमली, तो वो इमेज जाहिर बात है आपको एग्जैक्ट तो नहीं मिल पाएगी कहीं भी। तो इस जैसी को ढूंढने के लिए हम यहाँ पर कोशिश कर सकते हैं कि हमें यहाँ पर कुछ इस जैसी इमेज मिल जाए जिसके अंदर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ब्लैंक एरिया हो, जिसके ऊपर आप टेक्स्ट को ऐड कर सको। आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर मैं थोड़ा बहुत सर्चिंग वर्चिंग कर लेता हूँ। हाँ बोलो, क्या कह रहे थे? ओके। तो जनाब यहाँ पर हम इमेजेस देख लेते हैं। और अच्छा, लेआउट जब भी डिज़ाइन करने बैठो तो कभी भी ना जल्दबाजी में नहीं करना, क्योंकि जल्दबाजी में अगर काम करोगे तो आपका काम जो है वो अक्सर वो बेशतर जो है वो ख़राब होता है। तो कोशिश करो कि जब भी काम करने बैठो सुकून तहम्मुल के साथ, और बिल्कुल जो है वो सारी रिसर्च एक दफ़ा पहले कर लो। उसके बाद पूरा डिसाइड करके एक रोड मैप बना करके, अच्छा इसमें ना ये भी कर सकते हो साथ में कि जो कुछ प्रोजेक्ट पे मैंने भी किया, मैंने क्या किया कि जैसे बिलफर्ड मेरे पास यहाँ पर एक प्रोजेक्ट आया और मैंने कहा कि यार इस प्रोजेक्ट को, मतलब वो ऐसा प्रोजेक्ट था कि जिसमें मेरे पास कोई रेफरेंस भी नहीं था, और क्लाइंट ने कहा था कि भाई आप अपने हिसाब से पूरा बनाओ जो आपको समझ आ रहा है, आपके ऊपर है पूरा फ्री एंड। और उसने शायद हाँ एक आध दो रेफरेंस प्रोवाइड मुझे कर दिए थे, बट टोटली कॉन्सेप्ट मेरे ऊपर था कि मैं किस तरीके से बनाता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले जो एक पेपर लिया, पेन लिया, एक पेपर के अंदर ना मैंने अपनी मैपिंग कर ली कि यार मुझे जो लेआउट बनाना है उसके अंदर जो बटन्स है वो यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पर इमेज लगाऊंगा, यहाँ पर मेरा नैप बार होगा, सारी चीज़ इस तरीके से मेरी यहाँ पर होंगी। तो वो मैंने क्या किया, पेपर पे पहले दफ़ा उसको स्केच कर लिया। उसके बाद मैंने क्या किया, फिर मैंने यूआई को डिज़ाइन करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे पहले माइंड जो था वो क्लियर हो गया कि हाँ यार मुझे जो काम करना है, एक्चुअल जो मुझे बनाना है वो इस तरीके से बनाना है। वंस वो आपने डिसाइड कर लिया, फिर आपने उसका यूआई बनाने में कोई देर नहीं लगती। कि आपने फौरन यूआई को रेडी किया, एक दफ़ा उसको गो थ्रू किया, जहाँ जहाँ पे आपको लग रहा हुआ कि यार मुझे चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत है, वहाँ वहाँ पर आपने चेंजेस की, और फिर आपका यूआई जो है वो रेडी टू गो हो गया। अच्छा, यहाँ पर सर्च करते हैं। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, कोई यहाँ पे कोई भी फिलहाल जो है ना रैंडम इमेज ले लेता हूँ, और उसके ऊपर ही मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से हम सेटिंग वगैरह कर सकते हैं। थोड़ी सी मुझे ऐसी इमेज मिल जाए जिसमें थोड़ा बहुत भी एरिया अगर एम्प्टी हो तो हम उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। आजकल जो है वो थोड़ा सा नेट भी स्लो चल रहा है, ये भी जो है वो काफ़ी। हाँ बिल्कुल। तो ये भी एक बड़े मसले हैं। तो अच्छा ये एक इमेज मुझे नज़र आई है, और इसको मैं यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा, यहाँ पे लोड होगी। वंस ये लोड हो गई तो मेरे पास यहाँ पर इमेज शो हो जाएगी। जैसे ही मेरे पास यहाँ पर इमेज शो हो जाए, तो अब मेरा काम क्या है कि मैं इसको कर लूँ रीसाइज। तो अब मैंने इसको कुछ इस तरीके से किया है रीसाइज। अब देखो जब मैंने रीसाइज किया ना इसको, तो मैंने एक फॉल्ट ये देखा कि जो मेरा मेजर पार्ट था इमेज का वो यहाँ पर हाइड हो गया। हाइड होने से मुराद ये हो गया कि जो पार्ट मुझे यहाँ पर शो करवाना था वही पार्ट यहाँ पर इमेज में गायब हो गया। तो अब इसका हल क्या है? देखो इसका हल ये है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ उसकी सोल्यूशन की, यहाँ पर हम करेंगे इस्तेमाल एक रेक्टेंगल का, ठीक है। अब देखो जितने एरिया में मुझे यहाँ पर इमेज चाहिए उतने एरिया में मैं सबसे पहले यहाँ पर एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। बिल फर्ड मुझे इमेज चाहिए वो इतने ही एरिया में चाहिए, ठीक है। जैसे ही मुझे अपने रिक्वायर्ड एरिया का अंदाज़ा हो गया, ये स्पेसिंग वगैरह, वाइड स्पेसिंग जो है ना, ये टॉप पे लेफ्ट पे ख़ास तौर पे एजेस के ऊपर ये बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं, वो रह जाती है। तो ये वाइड स्पेसिंग जो मैं देख रहा था इसको आपने प्रॉपरली देख के सही करना है, ठीक है। अच्छा अब जो इमेज है उसको हम करेंगे मास्क। मास्किंग क्या होती है कि जैसे ही आप समझ लो कि आपने एक रेक्टेंगल बनाया, इस रेक्टेंगल के अंदर आपने इस इमेज को फिट कर दिया। जैसे मेरा रेक्टेंगल ये रहा, मेरी इमेज ये रही, सही है। तो इमेज ऊपर आएगी हमेशा, रेक्टेंगल नीचे आएगा। इसको मैंने यहाँ पे ऐसे करके यूँ समझ लो कि सेट कर दिया।
और फिर मैंने क्या किया, यहाँ पर इन दोनों लेयर्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया सबसे पहले, ठीक है, रेक्टेंगल को और इस इमेज को। ऊपर यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है जिसे मैं बोलूँगा यूज़ एज अ मास्क। जैसे ही मैं क्लिक करूँगा क्या हुआ कि जो मेरे पास पूरी इतनी बड़ी सी इमेज थी उसका सिर्फ उतना ही हिस्सा विजिबल हो रहा हुआ जितना हिस्सा मैंने रेक्टेंगल के अंदर ड्रॉ किया था, और बाकी का सारा हिस्सा, देखो बाकी का सारा हिस्सा अगर मैं यहाँ पे होवर कर रहा हूँ तो पूरा फ्रेम मुझे यहाँ पे दिख रहा है, देख रहे हो ये पूरा फ्रेम इस साइड पे। लेकिन हुआ क्या कि वो मास्क होकर के उसके अंदर छुप गया। तो ये फायदा होता है मास्किंग का। अब वंस ये काम यहाँ पर आपका हो गया तो अब आपको पता लग गया कि यार ये आपकी कंप्लीट मास्किंग यहाँ पे हो गई। अब चूंकि ये जो इमेज है ना ये बहुत ज़्यादा दिख रही है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखने का मतलब ये हो गया कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे डार्क हो रही है। तो एक काम तो आप ये कर सकते हो कि इस इमेज को आप डायरेक्टली यहाँ पर आओ और यहाँ से आकर के ये 100% इसकी ओपेसिटी है, इसको आप 80% कर दो या 50% कर दो। ओपेसिटी क्या होती है कि उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या उस पर्टिकुलर इमेज की जो विजिबिलिटी है वो कितनी होनी चाहिए रादर देन। जी जी। हाँ एग्जैक्टली exactly। किसी भी शेप में कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि स्क्वायर ही हो या रेक्टेंगल ही हो, क्योंकि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट इस हिसाब से थी, इस वजह से मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने एक और रेक्टेंगल लिया, इसका कलर मैं यहाँ पे लेड से रख रहा हूँ ब्लू। मैंने इमेज के ना बिल्कुल जस्ट ऊपर यहाँ प्लेस कर दिया, और इसकी ओपेसिटी को मैंने यहाँ पे जो है ऑल्ट की प्रेस की तो यहाँ पे एरोज आ गए, और इससे मैंने इसको लेफ्ट साइड पे मूव किया तो इसकी ओपेसिटी लाइट होना स्टार्ट हो गई, सही है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि अक्सर औकात अक्सर जो है बेशतर आपने देखा होगा कि जितनी भी इमेजेस होती हैं उनके ऊपर जो है वो एक समझ लो कि एक कलर की शेड आ रहे होते हैं, एक कलर का ऊपर से ना एक हल्का फुल्का ग्रेडियंट या हल्का फुल्का लुक आ रहा होता है। तो वो कैसे आता है, वो इस तरीके से आता है कि एक बॉक्स या एक रेक्टेंगल उस इमेज के ऊपर होता है और फिर उस रेक्टेंगल या उस बॉक्स के ऊपर जो है वो कलर होता है, और टोटल इन द एंड आपकी जो इमेज है वो इस तरीके से यहाँ पर शो हो रही होती है। अब आप चाहो तो यहाँ पर ग्रेडियंट भी ऐड कर सकते हो। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि आप दो कलर्स को यहाँ पर साइमल्टेनियसली यूज करो, कि यहाँ से लेट से टॉप से सेंटर तक एक कलर है और सेंटर से यहाँ बॉटम तक दूसरा कलर है। तो इस तरीके से भी करके आप यूज कर सकते हो, बट यहाँ पर ऐसा नीड नहीं है। लेट से मैं इसके अंदर अगर मैं वाइट रखूँ और अब मैं देखूँ तो अच्छा जी, तो यहाँ पर हम देखते हैं, ठीक है, 32% है, इसको मैं बढ़ाऊंगा यहाँ से, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैंने समझ लो कि 39% इसको रख दिया है, सही है। तो ये कुछ ब्लू शेड आ गया। अच्छा ये जो चीज़ यहाँ पे ब्लू आपको दिख रही है ये बैकग्राउंड इस पर्टिकुलर डिज़ाइन के हिसाब से है ये, ठीक है। तो ये डिज़ाइनर्स का काम होता है कंपनी को डिज़ाइन करके देना, और उसके अकॉर्डिंग कंपनी फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर रही होती है ठीक है। अच्छा मीन वाइल लगे हाथों में इसका कलर भी जो है वो वाइट कर देता हूँ, ठीक है। और टॉप स्लाइड बार जो है, अच्छा स्लाइड बार का जो कलर है वो हल्का सा पिंकिश टाइप का है। तो कलर भी मैं फिर एग्जैक्टली कोशिश ये करूँगा कि यही वाला कलर यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो ये यहाँ पर आ गया, ये यहाँ पर चीज़ें आ गई हमारी सारी। और अब मैं फाइनली यहाँ पे टेक्स्ट ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्कवर एंड शॉप द ट्रेंड, तो यहाँ पर ऐड करेंगे कवर एंड शॉप दी ट्रेंड। अच्छा अब यहाँ पे मैं इसके लेटर्स देख लूँ कि सब चीज़ें कैपिटलाइज हैं, तो इसको भी हम पे कैपिटलाइज नहीं रखेंगे। ठीक हो गया। अच्छा अब चूंकि इसका फॉन्ट साइज कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तो ये वाला जो साइज है ये भी काफ़ी हद तक बेहतर है। इसके अंदर जो है मैं इसको सेमी बोल्ड अगर मैं इसको कर लूँ तो कैसा लगेगा, लेट से अगर हम यहाँ पर देखें तो ये काइंड ऑफ सेमी बोल्ड ही सही है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास एक नीचे यहाँ पर दो लाइंस का टेक्स्ट है। अच्छा अब एक चीज़ और इम्पोर्टेंट, आपने बहुत सारी जो
अंडर डेवलपिंग वेबसाइट्स होती हैं उनमें देखा होगा कि लॉरैम करके एक टेक्स्ट आ रहा होता है आपके पास, ऐसे ही है। जब हम डेवलपमेंट करते थे तो उस क्या करते थे कि हम लॉरैम करके यूज़ करते थे, तो हमारे पास एक डमी टेक्स्ट जो है वो जनरेट कर देता था ऑटोमेटिक, हमारा जो सॉफ्टवेयर होता था। अब यहाँ पर डमी टेक्स्ट की यूटिलाइज करने के लिए हमें यहाँ पे लॉरैम इप्सम की जो एक प्लगइन है उसको हम यहाँ से रन करेंगे। और अच्छा, रन करने से पहले जो है ना आपको यहाँ पर एक फ्रेम खुद ब खुद सेट कर लेना पड़ेगा। आप लेट से इस फ्रेम के अंदर चाह रहे हो टेक्स्ट को। अब मैं यहाँ से प्लगइन को रन करूँगा लॉरैम इप्सम की। और मैं क्या करूँगा कि मैं प्लीज़ सेलेक्ट सम टेक्स्ट लेयर। अच्छा, अब ये चूंकि यहाँ पे गायब हो गई टेक्स्ट की मेरी लेयर, तो मैं दोबारा यहाँ से बनाऊंगा। और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ना पहले से डमी ऐड कर दो ताकि एटलीस्ट वो लेयर यहाँ पे ना मौजूद हो। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या किया, इसको रन कर दिया। रन करने के बाद मैं इसको बताऊंगा कि मुझे सेंटेंसेस, वर्ड्स, कैरेक्टर्स या पैराग्राफ, इन तमाम में से मुझे क्या चीज़ जनरेट करवानी है। तो मैं इस टाइम पे कहूँगा कि लेट से मुझे यहाँ पे सेंटेंसेस जनरेट करवाने हैं। कितने? लेट से 3 लाइन्स के सेंटेंसेस मुझे यहाँ पे जनरेट करवाने हैं, या 3 सेंटेंस मुझे यहाँ पे जनरेट करवाने हैं। तो देखो मैंने यहाँ पे 3 सेंटेंसेस को यहाँ पे जनरेट करवा लिया। इसका टेक्स्ट जो है मैं छोटा कर लेता हूँ, और ये रेगुलर में आएगा, जाहिर सी बात है। और थोड़ा सा आई थिंक सो कि इसको हम और छोटा अगर कर लें तो जो है वो बेहतर होगा। ठीक है, तो 15 के अंदर आई थिंक सो कि हम इसको लेके जाया जा सकता है। ये अगर और छोटा हो जाए तो और जो है वो ठीक है। सो ये बेहतर है। अच्छा, इनके दरमियान की जो स्पेसिंग, इनके लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी मैं बढ़ा रहा हूँ, हल्की फुल्की सी। और इसकी जो थर्ड लाइन है स्पेशली, उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि ऐसा जो हमें नीड नहीं है फिलहाल। और इसको थोड़ा नीचे लेकर आएंगे, इसको थोड़ा सा नीचे ले आऊँगा। अच्छा, और अपने ना इनके अंदर भी थोड़ी सी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि स्पेसिंग की ज़रूरत है। थोड़ी सी ना इसके अंदर भी लेटर स्पेसिंग हल्की फुल्की सी मैंने यहाँ पे ऐड कर दी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर क्या है, मेरे पास एक शॉप नाउ का अच्छा सा खूबसूरत सा एक मेरे पास यहाँ पर बटन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है ना, ये तो फिलहाल मैं आपको बल्कि चलो मैं आपको अभी जो है ना, देखो सिंपल बटन तो आप बना लोगे, सही है, आराम से, कोई मसला नहीं होगा आपको। वरना पहले क्या करता हूँ मैं कि सिंपल बटन जो है वो बनाना सिखाता हूँ, और फिर मैं एक एडवांस बटन जो है जिससे बहुत काम आसान हो जाता है वो मैं सिखाता हूँ बनाना। अब चूंकि आपको ऑलरेडी जो है वो सिंपल बटन बनाना आता है, कोई मुश्किल नहीं, रेक्टेंगल बनाओगे, ऊपर टेक्स्ट डाल दोगे, फिर उनको आपस में फ्रेम कर दोगे। अब हम यहाँ पर बनाएंगे यूजिंग द हेल्प ऑफ ऑटो लेआउट फीचर। ठीक है, तो अब देखो ऑटो लेआउट फीचर जो है ना, ये वो टॉपिक है जो कि यूआई यूएक्स की कोर्स में ना एंड की क्लासों में स्टार्ट होता है। मीन्स ये कि शुरू की जो हमारी क्लासें होती हैं, 6-7 क्लासें जो होती हैं, उनमें जो है बेसिक्स कवर हो रही होती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता डिज़ाइन आ रहे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता प्रोजेक्ट्स कवर हो रहे होते हैं। तो अब मैंने आपको डायरेक्ट प्रोजेक्ट पे इसलिए लेकर आ गया क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रीवियस जो है वो चीज़ों का आइडिया है। ठीक है, तो कल की जो हमारी यानी कि जो पहले की क्लास थी उसमें हमने बेसिक्स देख ली। आज की क्लास में हमने बेसिक्स इंक्लूडिंग अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस टॉपिक्स का मैं टच आपको दे रहा हूँ, जिसमें यहाँ पे ऑटो लेआउट है। ठीक है, तो अब ऑटो लेआउट की मदद से आप किस तरीके से जो है वो बना सकते हो ये हम यहाँ पर देखेंगे। अब देखो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड कर रहा हूँ, और इसका मैंने लेट से दे दिया, ये इसको मैंने दे दिया रेगुलर। अब देखो यहाँ पर मेरा टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब याद रखो जो हमारे पास ऑटो लेआउट का जो फीचर है वो हमेशा फ्रेम के ऊपर लगेगा। जो भी लेयर फ्रेम होगी ना उसके ऊपर वो ऑटो लेआउट का फीचर एप्लीकेबल है। अब चूंकि ये लेयर फ्रेम नहीं है तो इसके ऊपर जो ऑटो लेआउट का फीचर है वो यहाँ पे देखो एप्लीकेबल नहीं नजर आ रहा मुझे। तो मुझे पहले इसको ऑटो लेआउट के लिए फ्रेम करना पड़ेगा, देन फिर मैं ऑटो लेआउट में प्लस करके ऐड कर दूंगा। अब मैं ये क्यों कर रहा हूँ इसका रीजन आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा। अब अगर मैं डायरेक्टली इस कंप्लीट टेक्स्ट एरिया को फ्रेम करके ऑटो लेआउट दोनों स्टेप्स को मैं एक साथ करना चाह रहा हूँ शॉर्टकट की से, तो यहाँ पर मैं कर सकता हूँ शिफ्ट ए। अब देखो जैसे ही मैं शिफ्ट ए प्रेस करूंगा मेरे पास ये जो लेयर है ये फ्रेम भी हो जाएगी, और साथ ही साथ इसके अंदर जो है जो ऑटो लेआउट का जो ऑप्शन है
वो भी इसमें अप्लाई हो जाएगा। ये देखो, हो गया। ठीक है, टेक्स्ट को मैंने सेंट्रलाइज कर दिया है। स्पेसिंग इसके अंदर मैं लेट से आप यूं कह लो कि चलो स्पेसिंग सही है, और लेफ्ट राइट की स्पेसिंग थोड़ी सी मैं और दे देता हूँ। और ये मेरे पास इन दी एंड बटन तैयार हो गया। अब ये बटन ऐसा है ऑटो लेआउट का कि अगर कल कला को मुझे इस बटन के अंदर कोई तीसरी चीज ऐड करनी पड़ती है, लेट से कोई आइकन कुछ भी, तो वो इजीली इसके अंदर इक्वल स्पेसिंग के साथ ऐड कर देगा, और ये हर प्रोपोर्शन हर डायमेंशन के साथ एक अच्छा और इक्वलाइज बटन है। अब देखो, इस बटन के अंदर मैं यहाँ पे फिल के ऊपर जाकर के, ये देखो फिल के ऑप्शन में से जाकर के अगर मैं प्लस प्लस पे क्लिक करूंगा, तो बैकग्राउंड कलर भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा इजीली। ठीक है ना। साथ में अगर आपको टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, तो आप यहाँ से सिलेक्शन कलर्स में जाकर के टेक्स्ट का जो कलर है वो भी यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक ये देखो चेंज कर सकते हो। इस टाइम पे मुझे यहाँ पर बैकग्राउंड का कोई कलर नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पे सिर्फ एक स्ट्रोक चाहिए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्ट्रोक पे क्लिक किया, ब्लैक कलर की मैंने एक स्ट्रोक लगाई, और उसके बाद मैंने बटन को यहाँ पे लाके जस्ट रख दिया। और अब देखो कितना अच्छा और कितना खूबसूरत जो है ये बटन यहाँ पे दिख रहा है। देख रहे हो, बिल्कुल इक्वल प्रोपोर्शन इक्वल डायमेंशन में। अब अगर इसमें आपको बॉर्डर रेडियस या कॉर्नर रेडियस ऐड करने हैं, तो उसको ऐड करने के लिए यहाँ पे देखो टॉप पे कॉर्नर रेडियस का आपके पास एक ऑप्शन है। जैसे ही मैं इसको पकड़ के ड्रैग करूंगा, हल्का हल्का देखो कॉर्नर रेडियस मेरे पास आना शुरू हो गया है, देख रहे हो। तो मैं इसमें हल्का हल्का से ऐड करूंगा, बहुत ज़्यादा भी नहीं करूंगा, हल्का हल्का करके ऐड कर दूंगा। अच्छा, अब इसके स्ट्रोक्स का जो कलर है बेसिकली वो ब्लू है, तो हमारी जो थीम का ब्लू कलर है मैं इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लूंगा, और मेरे पास यहाँ पर देखो कहाँ गया, ये रहा वो कलर यहाँ पे आ गया है, सही है। बैकग्राउंड का कलर थोड़ा सा यहाँ पे मिक्सअप हो रहा है, तो अगर हम बैकग्राउंड के कलर को भी एग्जैक्टली सेम रखते हुए काम करें, और इसकी जो ओपेसिटी है उसको हल्का हल्का करके मैं लाइट करूँ। ठीक है, तो ये ज़रा ज़्यादा बेहतर लग रहा है मुझे पर्सनली। सही है, तो ये हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से करके ऐड किया, देखो कितना नीट एंड क्लीन आपका लेआउट यहाँ पे इस टाइम पे दिख रहा है। अच्छा, इसको इसको और इसको हमने यहाँ पे कर लिया फ्रेम सिलेक्शन। फ्रेम सिलेक्शन करने के बाद इस पूरे के ऊपर भी ना यहाँ पर मैंने ऑटो लेआउट को अप्लाई कर दिया, ताकि मैं अपने हिसाब से जो है वो स्पेसिंग वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड कर लूँ इन फ्यूचर। अच्छा, इस पीछे वाले रेक्टेंगल को जो हमने इमेज के ऊपर लगाया था उसको, और हमारी जो मास्क वाली लेयर है, इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रेम सिलेक्शन कर लिया, इसको मैंने नाम दे दिया आईएमजी का। और इस आईएमजी को, और जो मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट की लेयर है, मैं यहाँ पे नेम दे देता हूँ हेडर टेक्स्ट। इसको और इसको, इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फ्रेम सिलेक्शन कर लिया, और मैंने कह दिया क्या, हेडर। ठीक है, तो ये कंप्लीट एक फ्रेम के अंदर आ गए, और इस फ्रेम को मैंने क्या कर दिया, सेंटर और टॉप। सही है। सिमिलरली यहाँ पर जो मेरे पास नैव बार के अंदर जो टेक्स्ट ऐड हुआ हुआ है, नैव बार आइटम्स ये, और यहाँ पर जो इसका रेक्टेंगल है ये, इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फ्रेम कर लिया, और मैंने इसको नाम दे दिया नैव बार। सिमिलरली ऊपर वाले में भी मैं यही करूँगा। ऊपर वाले का जो आपके पास यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है, ये और ये एंगल को, और इसके नैव बार के आइटम्स को, इन दोनों को मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, फ्रेम सिलेक्शन कर लिया, और इसको मैंने नाम दे दिया नैव वन। ठीक है, चाहो तो इन दोनों नैव बार को भी आपस में फ्रेम कर सकते हो, इस ऊपर वाले को और इस नीचे वाले को, और फिर इन दोनों को एक ही नाम देके यहाँ पे नैव बार कर लो, बट अलग अलग भी कर सकते हो जैसे मैंने यहाँ पर किया है। उसके बाद मैंने यहाँ पर हेडर को पूरे को एक फ्रेम में रख लिया। अब यहाँ पर बारी आती है हमारे अगले पार्ट की, जो कि यहाँ पर है कैटेगरी के अंदर आ रहा है। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि यहाँ पर जो मेरे पास इमेज यूज हुई है वो काफ़ी छोटी है यहाँ पे, तो हम इसी छोटी इमेज के हिसाब से यहाँ पर कुछ इमेज ऐड कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ, और मैं यहाँ पर अनस्प्लैश की जो मेरी प्लगइन है बेसिकली उसको मैंने यहाँ पे रन कर दिया है। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ लेट से ई कॉमर्स। ठीक है, या मैं यहाँ पे कहता हूँ बॉय, लेट से कुछ भी लगा सकते हो, इट्स अप टू यू। मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स ये होता है कि क्लाइंट आपको इमेजेस वगैरह बता देता है, नहीं बताता तो आप उसको एक जर्नल इमेजेस वगैरह लगा करके दिखा देते हो कि भाई यहाँ पर इमेज वगैरह मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली है।
तो ये ज़रा लोड हो जाए तो फिर हम यहाँ पर देख लेते हैं। कॉमर्स, और यहाँ पे कर लो। लेट्स सी हमारे पास क्या आउटपुट निकल के आता है। भाई कोई भी हमारे पास एज सच इमेज यहाँ पे लोड नहीं हो रही। अच्छा, ये जो इमेजेस है ना, असल में इनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत हाई क्वालिटी इमेज होती है, मतलब बहुत शार्प और बहुत हाई क्वालिटी, और बहुत इनका साइज जो होता है ना इमेज का वो बड़ा होता है, तो इस वजह से ये लोड होने में इतना टाइम ले रही है। और मैं यहाँ पे सिर्फ ई कॉमर्स ही सर्च कर लेता हूँ क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है इमेजेस। अच्छा जी, तो फाइनली फाइनली हमारे पास कुछ इमेजेस लोड हो गई हैं। इनको हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक बात नोटिस करी, मैंने आपको बताई नहीं इस डिज़ाइन में, कि आपकी जो ये अलाइनमेंट हुई है ना इसकी, इस पूरे फ्रेम की, टेक्स्ट फ्रेम की, इसकी अलाइनमेंट को खास तौर पे देख लेना कि ये बिल्कुल सेंटर हो इसके अकॉर्डिंग, सही है, अपने इस फ्रेम के अकॉर्डिंग। तो इसको देखने के लिए हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ से यहाँ से जाकर के इस ऑप्शन में क्लिक कर दें, अलाइन वर्टिकल सेंटर, तो ये अपने फ्रेम पे रहते हुए इसको सेंटर कर देगा। ठीक है, याद रहेगा ये फ्रेम हुआ है एक पेरेंट फ्रेम के अंदर, यानी कि इसका जो पेरेंट फ्रेम है वो कौन सा है, ये देखो, ये कंप्लीट हेडर है, तो इसने इस कंप्लीट हेडर के हिसाब से इसको फ्रेम किया है, वो सॉरी सेंटर किया है। अगर आप इसको हेडर के फ्रेम के अंदर नहीं रखोगे और ये बाहर होगा, तो ये कंप्लीट जो आपका लेआउट का जो पूरा, यानी कि डेस्कटॉप नंबर 3 का जो पूरा लेआउट है ना, ये इसके अकॉर्डिंग रेफरेंस लेकर के इसको सेंटर कर देगा। तो बस ये छोटी मोटी बात है, इसको याद रखना। और यहाँ पर यार चलो, मैं जो इमेजेस लोड हो गई हैं, चलो हमें कोई एक अच्छी रैंडम इमेज मिल चुकी है, इसको मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। और अब मैं ये जो हमारे पास प्लगइन है, कुछ फ्रेम को पिक किया और ऑटो लेआउट किया, 2 फ्रेम बन गए। तो देखो, देखो कहीं ना कहीं मिस्टेक कर रहे होगे। देखो मैं यहाँ पे ना एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये एक मेरे पास शेप है, ठीक है, ये एक मेरे पास शेप है, ये एक मेरे पास शेप है, ये 3 होगा चाइल्ड एलिमेंट्स, ठीक है। ये और ये, इन तीनों को मैंने राइट क्लिक करके कर लिया फ्रेम सिलेक्शन। जब तक मैं फ्रेम सिलेक्शन नहीं करूंगा मैं ऑटो लेआउट नहीं लगा सकता, सही है। वंस मैंने इसको फ्रेम कर लिया, अब ये जो फ्रेम है पूरा, फ्रेम नंबर 4, ये पेरेंट है। इसके चाइल्ड कौन कौन से हैं, पॉलीगॉन 7, एलिप्स 4 और रेक्टेंगल 9, ये सारे क्या है, चाइल्ड है। अब जैसे ही मैं ऑटो लेआउट पे क्लिक करता हूँ, ये देखो, यहाँ पर अलग से कोई फ्रेम नहीं बना, सेम फ्रेम में रहते हुए जो है वो ऑटो लेआउट मेरे पास ऐड हो गया। इसकी पहचान क्या है कि देखो, इसका जो आइकन है यहाँ पे, वो यहाँ पर देखो 3 स्ट्रेट पाइप्स आ गए, देख रहे हो। सिंपल फ्रेम का जो आइकन होता है वो यहाँ पे हैश होता है, यहाँ पे ये देखो, ये हैश है। और जब इसको आप ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देते हो तो यहाँ पर 3 पाइप्स आ गए। अब मैं इसके अंदर जो है अपनी मर्जी से सारी अलाइनमेंट वगैरह कर सकता हूँ, ये देखो, सिंपल चीज़ है। ठीक है, तो ये सिंपल एग्जांपल से भी मैंने आपको यहाँ पर,
चलो ठीक है, अच्छी बात है कि मसला आपने देखा, सॉल्व कर लिया। देखो कोशिश करो, मसलों जितने मसले में फंसोगे ना उतने मसले आपके मतलब सॉल्व हो जाएंगे। अभी मसले सॉल्व हो जाए रादर देन के जब आप कहीं प्रोफेशनली काम करने बैठो तो काफ़ी जो है ना, फिर आगे मसले मसाइल आते हैं। अच्छी बात है अभी मसले मसाइल आ जाए, सॉल्व हो जाए, सारी चीज़ें जो है वो स्मूथली चल जाती हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखो मैंने क्या किया कि अच्छा, अब मुझे इसमें एक चीज़ और यहाँ पे मैंने नोट की है कि जो मैंने स्पेसिंग जो उसकी रखी हुई है ना, अगर मैं सिर्फ इस लेआउट की बात करूँ तो जो मेरी विड्थ है वो बहुत ज़्यादा है। या यूँ कह लो कि अगर मुझे इस फ्रेम के हिसाब से चलना है तो मैं कुछ इसको बड़ा करके इतना बड़ा कर लूँ कि ये थोड़ा बहुत है ना मैं इसको कंपेयर कर सकूँ अपने लेआउट के हिसाब से। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम रख लेते हैं। मैंने इसको यहाँ पर कर दिया ऐड, और यहाँ पर ठीक है, इमेज को थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ जितना मुझे अंदाजे के मुताबिक मैं कर सकता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का ब्लॉक ले लिया, इस टेक्स्ट के ब्लॉक को भी मैं यहीं तक रखूँगा। अच्छा, अब टॉप पर है अबाउट, उसके बाद है आवर शॉप, फिर एक लाइन आ रही है, वो लाइन हम खुद ही ऐड करेंगे, उसकी मैंने स्पेस छोड़ दी, और दो टैब मैंने यहाँ पर स्पेस दे करके छोड़ दिए। उसके बाद यहाँ पे कुछ टेक्स्ट है मेरे पास, और इस टेक्स्ट को ऐड करने के लिए अच्छा मुझे यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा लॉरैम। लेकिन अगर मैं लॉरैम ऐड करता हूँ तो अबाउट और आवर शॉप, ये जो कंटेंट है यहाँ पे ये गायब हो जाएंगे, और सिर्फ मेरे पास जो लॉरैम वाला टेक्स्ट है सिर्फ वो मुझे यहाँ पे दिखेगा। तो लेट से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन का मुझे यहाँ पे टेक्स्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे ये करूँगा कि लेट से चलो सेंटेंसेस ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे कहा सेंटेंसेस, ठीक है, कम ही होगा जाहिर सी बात है। बस इस वाली प्लगइन को बंद करते हैं। अ, एक काम करेंगे, पे 8 ही ले लेता हूँ मैं, ठीक है। कम करने होंगे तो वो हम अपने हिसाब से ही देख लेंगे कितने कम करने हैं। अच्छा, जाहिर बात है टेक्स्ट जो है वो छोटा भी होगा, साथ ही साथ टेक्स्ट की जो लाइन हाइट है वो भी बड़ी होगी। देखो टेक्स्ट की लाइन हाइट क्यों बढ़ेगी, क्योंकि टेक्स्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो चिपक रहा है आपस में। तो लाइन हाइट बढ़ाना ज़रूरी इसलिए भी है, और फॉन्ट साइज को भी मैंने इसलिए यहाँ पे छोटा कर दिया। ठीक है, कुछ इस तरीके से यहाँ पर मेरे पास टेक्स्ट आ गया है। और अगर मैं इसको जूम इन करके देखूँ तो फॉन्ट साइज इसका ना छोटा होगा। ठीक है, इसको हम 15 या कह लो कि 16 तक जो है वो रखते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ इसमें टॉप पर जो है वो अबाउट अस भी आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है इस पे, अबाउट आवर शॉप। क्या आ गया इस पे, ठीक है, एक लाइन भी हम ऐड कर देंगे, और फिर इंडिया नीचे एक बटन है कंटिन्यू रीडिंग का। ठीक है, अच्छा, इसका जो फॉन्ट साइज है जाहिर सी बात है वो बाकियों की बनिस्बत तो बड़ा होगा। तो हमने बिल फर्स्ट 24 या 24 ही ले लेते हैं। अच्छा, ये सेमी बोल्ड नहीं होगा, ये होगा रेगुलर, और रेगुलर के ऊपर जो है वो हम रखेंगे। साथ साथ इसके दरमियान जो लाइन हाइट है उसको छोटा करेंगे पहले तो। ठीक हो गया। अच्छा, इनको हमने यहाँ पे करना है बोल्ड, और आवर शॉप जो है, सिर्फ आवर शॉप, इसका जो हमें कलर रखना है वो रखना है, कहाँ गया हमारा बॉक्स। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर एक लाइन आ जाएगी, और उस लाइन के लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सबसे पहले सेलेक्ट कर लूँगा लाइन, और एक लाइन यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक मैं ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है जी,
लाइन भी आ गई हमारे पास, सब चीज़ आ गई, एक बटन भी और आ जाएगा। अच्छा, अगर ऐसा फील हो रहा हो कि यार टेक्स्ट जो है वो थोड़ा छोटा है, इसको हम थोड़ा सा बड़ा भी ले लेते हैं, इतना मसले की बात है नहीं। और इसको मैं थोड़ा सा आगे की साइड पे भी मूव करवा सकता हूँ सिमिलरली। इसको और इसको मैं कर रहा हूँ फ्रेम सिलेक्शन, ताकि ये एक साथ मैं इसको जहाँ मूव कर सकूँ एक साथ मूव करूँ। और साथ ही साथ जो है, ठीक है, इसका फ्रेम भी थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब इसमें या तो ये कर लेते हैं कि इसी को कॉपी करके एक पैराग्राफ और मैं अपलोड कर दूँ, ठीक है ना। ऐसा भी कर सकते हैं हम, हमारे ऊपर है सारी चीज़ें। इसका फ्रेम कुछ इस तरीके से कर देते हैं। साथ में अब एक बटन लेकर आ रहा है, तो एक काम करेंगे कि सेम जो बटन हमने ऊपर यूज़ किया है उसको कंट्रोल सी करके ले आओ, या ऑल्ट करके यहाँ पर ले आओ। ठीक है जी। तो ये बटन इसके अंदर ही मौजूद रह गया। और इसको फ्रेम थ्री के बजाय ना BTN के नाम दे देता हूँ मैं, ताकि पहचानने में आसानी रहे। ठीक है, अब इसके अंदर लिखा हुआ है शॉप नाउ। तो इसको मैं यहाँ पे चेंज करके, अब देखो जैसे ही मैं शॉप नाउ को चेंज करके बिल फर्स्ट में यहाँ पे क्या करना है, कंटिन्यू रीडिंग लिखना है ना, तो ये कंटिन्यू रीडिंग जैसे ही मैं इस पर लिखूंगा अंदर, तो ऑटोमेटिक जो है ना मेरा पूरा एडजस्ट हो जाएगा। जैसे कंटिन्यू, देख रहे हो खुद ब खुद स्पेसिंग एडजस्ट हो रही है टेक्स्ट के हिसाब से, मुझे करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही। ये फ़ायदा होता है ऑटो लेआउट की हेल्प से एक बटन क्रिएट करने का, कि अब आपको पूरा पूरा बटन दोबारा से जा करके क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, या उसका साइज़ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। खुद ब खुद सारा काम ऑटोमेटिक यहाँ पे होता ही जाएगा। तो मैंने बिल्कुल नीचे लेकर आ गया। अच्छा, इसको इसको और इसको, इन तीनों को मैंने कर लिया फ्रेम सिलेक्शन। फ्रेम सिलेक्शन के बाद इसको मैंने राइट टॉप पे कर लिया। इसमें भी मैंने यहाँ पे ऑटो लेआउट ऐड कर दिया, सही है, ताकि अपनी मर्जी के हिसाब से मैं यहाँ पे चल सकूँ। ठीक है। अच्छा, अब इसको और इसको, इन दोनों को मैंने यहाँ पे किया फ्रेम सिलेक्शन। ठीक है, फ्रेम सिलेक्शन करने के बाद मैंने कहा सब सेक्शन वन। ठीक है, और इन दोनों को भी मैंने यहाँ पे ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया, ताकि कभी भी मुझे इनके दरमियान भी अगर स्पेसिंग वगैरह चाहिए हो तो वो मैं इजीली यहाँ पे ऐड कर सकूँ। इसके अंदर थोड़ी सी और स्पेसिंग करूँगा, परफेक्ट। ठीक है। फायदा मुझे क्या मिला, देखो जब भी आप मोबाइल के ऊपर काम करते हो, राफे, जब आपको याद होगा, मोबाइल पे अगर मुझे सिर्फ इतने हिस्से को कन्वर्ट करना है, अगर मिसाल के तौर पे, तो मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा। या तो मैं इमेज को ऊपर रखूंगा, टेक्स्ट को मैं इमेज के नीचे ले आऊंगा, क्योंकि मोबाइल का जो लेआउट होता है वो इतना पतला सा होता है कि उसमें या तो ऊपर इमेज दिखेगी, नीचे मेरा टेक्स्ट दिख जाएगा। या मैं टेक्स्ट को ऊपर रखूंगा, इमेज को मैं नीचे ले आऊंगा। अब ये करने के लिए क्या करूंगा, मैं सिंपल यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर वर्टिकल लेआउट पे क्लिक करूंगा, और जस्ट देखो मेरा पूरा लेआउट जो है वो कन्वर्ट हो गया मोबाइल लेआउट के अंदर। अब इसका साइज वगैरह छोटा करके इसको एडजस्ट करके मैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर लगा सकता हूँ इजीली। ये फायदा होता है ऑटो लेआउट के साथ काम करने का, और ये प्रोफेशनल और एडवांस तरीका है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने चीज़ों को ऐड कर दिया। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अब क्या है, मेरे पास कुछ और कैटेगरी यहाँ पर आती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अब मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर रहा हूँ। ठीक है। अब देखो जब भी मैं इसको छोटा बड़ा करूंगा ना, तो अंदर के जितने भी एलिमेंट्स है वो नहीं हिलेंगे। क्यों नहीं हिलेंगे, क्योंकि हमने हर एक को एक कांस्टेंट दे करके सेट करा हुआ है, सही है। अब इसका कांस्टेंट मैं रखूंगा सेंटर में और टॉप पे। ठीक है, ये यहाँ पे सेट हो गया। तो मैं यहाँ पर क्या करने जा रहा हूँ, मैं यहाँ पे एक हेडिंग डालूंगा, उसके अंदर आएगा फीचर्ड प्रोडक्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब क्योंकि मुझे यहाँ पे सेंटर में चाहिए, तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं पूरा फ्रेम लूँ और मैं यहाँ पे लिखूँ फीचर्ड प्रोडक्ट्स, और इसको मैं यहाँ से कर दूँ सेंटर और सेंटर। ठीक है, इसका फॉन्ट साइज मैं यहाँ से बढ़ा दूँ, लेट से कुछ ये, और इसको मैं कर दूँ कुछ इस तरीके से, रेगुलर के बजाय मैं इसको कर दूँ बोल्ड। ठीक है जी। तो थोड़ा और छोटा ही कर लेते हैं साइज इसका, परफेक्ट है। तो ये बिल्कुल सेंटर में मेरे पास यहाँ पर आ चुका है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं, प्रोडक्ट्स जो आ रहा है मेरे पास, उस प्रोडक्ट्स को मैं यहाँ से हाईलाइट करूँगा।
और इस प्रोडक्ट का जो कलर है वो मैं ये दे देता हूँ। ठीक हो गया। अच्छा, काम यूआई का ना बहुत आसान है, मतलब कोई इतनी डिफिकल्टी नहीं होती काम करने में, बहुत आसान काम होता है। असल जो उसमें टास्क की जो मेहनत होती है वो ये होती है कि आप किस तरीके से जो है चीज़ों को लेकर के सोच रहे हो, और आपकी कितनी अच्छी प्रैक्टिस है कि आपका जो लेआउट जो बनाया हुआ है ना उसकी अलाइनमेंट क्या हुई है। देखो, यूआई को ना हमेशा जज किया जाता है उसकी खूबसूरती की वजह से, उसके अंदर आपने किस तरीके से कलर्स को यूटिलाइज किया है, किस तरीके से आपने कलर के ऊपर अट्रैक्शन रखी है यूजर के लिए, किस तरीके से जो है आपने जो है वो अपीलिंग लुक दिया है अपनी वेबसाइट का लेआउट को। ये सारी चीज़ें काउंट होती हैं इसके अंदर, क्योंकि लेआउट आपको अब पता लग गया होगा कि बनाना कोई इतनी मुश्किल बात नहीं है, या कोई इतनी अब डिफिकल्ट बात नहीं रही। सही है। तो अच्छा, अब इसके अंदर जो है हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी लाइन हाइट में बढ़ाऊंगा। ठीक है। और इसको बिल्कुल सेंटर में ऐड करूंगा पेज के। ठीक है। और इसको भी सेंटर में रखेंगे पेज के। सही है। तो बिल्कुल सेंटर पे आ गया, ये भी सेंटर पे आ गया है। और क्या है हमारे पास साथ में। ठीक है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी ना ऐसा मुझे फील हो रहा है कि थोड़ा सा, चलो सही है, जाने दो। ठीक है, इतना मसला नहीं है, चल जाएगा ये भी। ठीक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं और आगे। और अब हमारे पास जो मेन काम है वो है यहाँ पे कार्ड्स को ऐड करने का। सही है। अच्छा, कार्ड्स को ऐड करना इंतहाई इंतहाई आसान काम है। ठीक है ना। और ये काम भी आप किस तरीके से कर सकते हो, आप बोलोगे सर इसमें इमेज किस तरीके से मैं डालूंगा, तो इसके भी तरीकेकार है, बहुत आसान है। एक कार्ड मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, उसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूंगा ताकि आपको पता लग जाए किस तरीके से आप यहाँ बना सकते हो। ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर लेट से मैं एक ले रहा हूँ रेक्टेंगल सबसे पहले तो। ठीक है। ये मैंने रेक्टेंगल ले लिया, ये बन गया मेरा यहाँ पर एक कार्ड। ठीक है। हाइट वगैरह बढ़ा देता हूँ। अच्छा, अब इस कार्ड के ऊपर जो इमेज लगी हुई है ना, इस इमेज को मैं क्या करूंगा यहाँ पे, पहले मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। इतने हिस्से में मुझे इमेज चाहिए। कलर मैं यहाँ पे इसका कुछ चेंज कर ले लेता हूँ ताकि पहचान के लिए। अब अगर मुझे इसी डब्बे के अंदर चाहिए ना इमेज, तो अब मैं क्या करूंगा कि मैंने डब्बे को पहले कर लिया सिलेक्ट। ये काम मैं जो है वो यहाँ पर भी कर सकता था, जो मैंने यहाँ पे हेडर में इमेज यूज़ की है, बट मुझे आपको वहाँ पर मास्किंग बतानी थी। और यहाँ पर मुझे आपको बताना है कि किस तरीके से आप एक डब्बे के अंदर ही इमेज को ऐड कर सकते हो। अब जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल ले लिया, मैंने यहाँ पर अनस्प्लैश को ओपन किया। ओपन करने के बाद मैंने यहाँ पे ई कॉमर्स, अब बिलफर्ड यहाँ पर मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। ई कॉमर्स से ही सर्च करते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट नहीं है। अच्छा, मेरी बात समझ आ रही है ना राफे, बोर तो नहीं हो रहे क्लास में। सही है, बेहतरीन है। हमारी क्लास का टाइम कितना रह गया है ज़रा यहाँ पर देखें। ठीक है जी, क्लास का टाइम चल रहा है, सही है। अच्छा भाई, तो यहाँ पर कोई अच्छी सी अगर मुझे इमेज मिल जाती है ना तो वो मेरे मैं यहाँ पर अपलोड करूँगा। अच्छा, लेट से फिलहाल के लिए मैं कोई भी यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग रहा है ना इमेजेस लोड होने में। तो इतना टाइम हम वेट करें फिर इमेज भी ना मिले तो फ़ायदा नहीं है। एक काम कर लेते हैं, कोई भी एक इसी में से यूज़ कर लेता हूँ मैं इमेज। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं इसको करना चाह रहा हूँ यूज़, तो मैं इसको क्लिक करूँगा। अब देखना, मैंने यहाँ पे फ्रेम को सेलेक्ट किया हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया है।
और ये इमेज इसके अंदर एग्जैक्टली उसी साइज रेशो के हिसाब से खुद ब खुद अपलोड हो गई। देख रहे हो इतना आसानी से काम हो गया। इसी रेक्टेंगल के अंदर सारा काम हो गया। ये देखो रेक्टेंगल जो था अब ये इमेज के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। देख रहे हो ये है इसका फायदा। अच्छा अब बात करते हैं यहाँ पर आइकॉनिफाई की, जिसके अंदर से हमें अपने स्टार्स जो हैं वो मिलेंगे। अच्छा इसके अंदर जो ब्लैक कलर इस्तेमाल किया गया है ना, ये एग्जैक्टली ब्लैक नहीं है, ये थोड़ा सा ब्लैक से डिफरेंशिएट करता है कलर। अच्छा यहाँ पर स्टार मैंने सर्च किया है और मुझे यहाँ पे बहुत सारे स्टार्स मिल गए। अब इसमें से मैं सिर्फ एक स्टार को उठा के लेकर आ गया हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे सिर्फ एक ही स्टार की ज़रूरत है यहाँ पे। उसी को मैं यहाँ पे डुप्लीकेट कर लूँगा। ठीक है सही है। अब इन तमाम स्टार्स को मिला करके मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फ्रेम सिलेक्शन ऑटो लेआउट। ठीक है और इसको हम बिल्कुल, अच्छा ये सेंटर में क्यों नहीं है, क्योंकि अभी फ्रेम नहीं हुआ हुआ। जब ये फ्रेम हो जाएगा सारा कुछ तो फिर हम इसको सेंटर में कर देंगे। अभी भी देखो सेंटर में आ गया है ये देखो, इसने इसकी अलाइनमेंट के हिसाब से बता दिया। अच्छा ये आ गया। अब इसके अंदर आएगा मेन टी शर्ट और ट्राई साइड। सॉरी 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 स्पेलिंग्स मिस्टेक्स। अच्छा और क्या है, $45। ओके हो गया। और यहाँ पर मैंने लिख दिया $45.00। इस पूरे को सिलेक्ट करके मैंने सेंट्रलाइज कर दिया। और इसको, पीछे वाले रेक्टेंगल को, इसको, इसको, इन तमाम चीज़ों को मैंने फ्रेम सिलेक्शन में करके यहाँ पे कार्ट के नाम से रख दिया। सही है। अब ये जो है इसको मैंने सेंटर कर दिया इसके फ्रेम के हिसाब से, इसको भी मैंने यहाँ से सेंटर कर दिया इसके अपने फ्रेम के हिसाब से। हो गया। अच्छा अब बैकग्राउंड क्या था इसका, थोड़ा सा वाइट है। थोड़ा सा वाइट क्या है, पूरा ही वाइट है, बस फर्क क्या है कि इसके ऊपर आप देख रहे होगे कि यहाँ पर एक ड्रॉप शेडो आ रहा है। ठीक है तो ये शेडो लेकर आने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन है इफेक्ट्स का। जैसे ही इस इफेक्ट्स के ऑप्शन में जाकर के मैं प्लस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मेरे पास ड्रॉप शेडो सेलेक्ट हुआ हुआ है। इसकी सेटिंग करने के लिए मैं यहाँ पे जाऊँगा, सूरज जो बना हुआ है यहाँ पर मैं इसके इफेक्ट सेट करूंगा। ये है एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के ऊपर आपको कितना शेडो विजिबल करना है। तो मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस के ऊपर जो मेरा शेडो है वो इतना दिखे। ठीक है वाई एक्सिस के ऊपर आपको कितना शेडो दिखाना है अपना, सॉरी ये रहा। ठीक है तो वाई एक्सिस के ऊपर मुझे अपना शेडो इतना दिखाना है यहाँ पे। और जो ब्लर है वो कितना आपने रखना है, तो इसका जो ब्लर है वो कुछ इस हिसाब से मैं रख रहा हूँ। और स्प्रेड, स्प्रेड क्या होता है कि आपको कितना ज़्यादा स्प्रेड करना है अपने यहाँ पे शेडो को। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो ओनली सपोर्टेड फॉर फ्रेम्स और कंपोनेंट्स विद विजिबल फिल पेंट। विजिबल फिल पेंट का क्या मतलब हो गया कि इसका जो पेंट है मेरे ख्याल में वो प्रॉपरली विजिबल शायद नहीं है, तो इस वजह से थोड़ा सा एरर दे रहा है ये। और ठीक है तो अब चेक करते हैं। अच्छा अभी भी नहीं दे रहा है। अच्छा ठीक है, बाद औक़ात ये ऑप्शन जो है वो आपको दे देगा अगर आपका सिर्फ एक लेट से रेक्टेंगल वगैरह है या एक कोई कार्ड वगैरह है तो उसके ऊपर ही आपको ऑप्शन। नहीं ज़रूरी क्लिक कंटेंट भी नहीं है। देखो पहले अभी मैं जब ये काम करता हूँ, देखो अगर सिंपल रेक्टेंगल है ना आपके पास, लेट से ये रहा, और इसमें मैं इफेक्ट्स ऐड कर रहा हूँ। ये देखो स्पेस स्प्रेड का ऑप्शन आ रहा है आराम से, देख रहे हो ये, तो उसमें तो कुछ भी क्लिप नहीं हुआ हुआ ना। तो ये सिंपल एक क्या है, फ्री रेक्टेंगल है बन जस्ट बना हुआ, तो ये चीज़ है बस। इसमें देखो बाद औक़ात असल में ये हुआ हुआ इसलिए ना, इसमें क्या कहते हैं, मसला इसलिए भी आ रहा है क्योंकि ये इटसेल्फ एक जो फ्रेम है ना वो पूरा रेक्टेंगल नहीं है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लिप भी हुई भी हैं, रखी भी हैं, तो इसमें तो थोड़ा बहुत इशू दे रहा है। बट हमें, मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि स्प्रेड का यहाँ पर इतना भी कोई काम है नहीं, क्योंकि आपका जो शेडो है वो ऑलरेडी यहाँ पे ऐड हो चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ से आप इसमें कलर ऐड कर सकते हो कि आप किस कलर का यहाँ पे अपना शेडो दिखाना चाह रहे हो, रेड भी दिखा सकते हो। ठीक है ना।
और ख़ास तौर पे जो थोड़ा-सा अच्छा इफ़ेक्ट देने के लिए ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड पे शैडो आ रहा होता है नियॉन इफ़ेक्ट देने के लिए, वो भी आप लगा सकते हो। बट अभी हमें यहाँ पे सिंपल ब्लैक रखना है और ब्लैक की जगह हल्का-सा ग्रेइश टाइप का रखना है, तो इसको इस तरह रख के और इसको सेट कर देंगे। ये हमारा कंप्लीट जो कार्ड था, वो यहाँ पे रेडी हो गया। यहाँ पर एक कार्ड आ गया, की कॉपी ले ली मैंने, दूसरा कार्ड आ गया, कॉपी ले ली, तीसरा कार्ड आ गया। मेरे हिसाब से 3 कार्ड जो है वो जस्ट मोर देन इनफ है। और इस तीनों को मैं यहाँ से फ्रेम कर लूँगा सिलेक्शन, और फ्रेम सिलेक्शन करने के बाद मैं क्या करूँगा, इन तीनों के ऊपर लगा दूँगा ऑटो लेआउट, ठीक है? और सेंटर, टॉप, सेंटर और अच्छा, इसके अंदर क्या करेंगे, सबसे पहले मैं कर देता हूँ सेंटर, सॉरी, यहाँ से। अब अच्छा, अब ऐसा लग रहा है कि ना इनकी बीच की स्पेसिंग बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, तो करेंगे ये। अच्छा, अब अगर आपने सब कुछ फ्रेम व्रेम सब कुछ कर दिया, कर कर आके आपने बोला कि यार अब जो है ना मुझे इन तीनों का साइज एक साथ बड़ा करना है, ठीक है? तो अब आप जब यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करके यहाँ से बड़ा करोगे ना, तो ये बड़ा नहीं होगा, देख रहे हो? इसको बड़ा करने के लिए आप यहाँ पर आओगे, आप यहाँ से जाओगे स्केल के ऑप्शन में। जैसे आप स्केल के ऑप्शन में जाओगे, अब आप किसी भी लेयर को बड़ा छोटा इजीली कर सकते हो, सही है ना? तो ये चीज़ है यहाँ पे एक, तो इस तरीके से करके हमने यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया। हाँ, चला गया पूरा, ठीक है जी। अब मैं क्या करूँगा, इसको वापसी में यहाँ से स्केल हटा के मूव पे ले आऊँगा, और इसका जो कहते हैं यहाँ पर डिस्टेंस है, इसको थोड़ा सा इस तरह कर लेंगे, थोड़ा सा बस यहाँ पे, और ये ठीक है। तो ये यहाँ पे एक्यूरेटली सेट हो गया। तो ये इन शॉर्ट हमारा कितना नीट एंड क्लीन जो है, हमारा कंप्लीट एक लेआउट जो है वो यहाँ पे तैयार हो चुका है। अच्छा, ये तैयार तो हम इसको नहीं बोलेंगे, जाहिर बात है, क्योंकि हमने इसको आधा बनाया है, आधा और रहता है इसका काम। बट कहने का मकसद ये है कि जो अब आगे जो काम रहता है इसका मजीद, वो इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। हमने एक लेआउट को रेडी कर लिया, इट मीन्स कि हम बाकी चीज़ों को भी यहाँ पे बना सकते हैं। ये देखो, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, एक बटन लगा हुआ है। अब अगर मुझे यहाँ पर बटन लगाना है, तो मुझे पता है कि मैंने एक दफ़ा बटन बना चुका हूँ, अब बार बार मैं बटन नहीं बनाऊंगा। सिंपल मैं इसको यहाँ से अपने बटन को कॉपी करूंगा, ऑल्ट प्रेस करके यहाँ से इसकी कॉपी निकाल लेता हूँ। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मेरे पास, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है? इसको लेकर आऊँगा ड्रैग करके, यहाँ पे इसको बिल्कुल सेंटर में रखूंगा, और यहाँ कर दूंगा व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है? चाहो, अगर चाहो तो यहाँ पे इसका साइज भी अगर बढ़ाओगे, तो ऑटोमेटिक आपका बटन भी जो है वो खुद ब खुद बढ़ जाएगा, ठीक है? यहाँ पे हो चुका है स्पेसिंग वगैरह, इसके दरमियान में और मजीद ऐड करना चाहो टॉप बॉटम पे भी, तो यहाँ से टॉप बॉटम पे ऐड हो जाएगी। सब चीज़ें यहाँ से आप इजीली कर सकते हो। अब अगर आपको चेक करना है कि आपका किस तरीके से लेआउट दिख रहा है, अच्छा, सबसे पहले तो नाम दिया करो, सही है ना? इसको ई कॉम, ठीक है, ई कॉमर्स को मैंने शॉर्ट फॉर्म दे दी है। प्ले पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं प्ले पे यहाँ पर क्लिक करूंगा, द मोमेंट यहाँ पर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपका जो लेआउट है डेस्कटॉप का, वो ओरिजिनली यहाँ पर किस तरीके से जो है वो शो हो रहा है। थोड़ा सा ही टाइम लेगा, जाहिर सी बात है, थोड़ा लोड होने में टाइम लेता है। अच्छा, यहाँ तक सारी बातें क्लियर हैं, सब कुछ समझ आ गया राफे? हाँ भाई, समझ आ गया सब राफे? अब ऑटो लेआउट के साथ काम कर लोगे आसानी से? अच्छा, इसमें दो चीज़ें रह गई हैं, क्या क्या चीज़ें रह गई हैं छोटी छोटी सी ऊपर? अगर मैं यहाँ की बात करूँ, तो यहाँ पे 3 सर्कल्स आ रहे हैं, ठीक है? 3 सर्कल्स हैं, और यहाँ पे ये एरो भी है, ठीक है? ये एरो और सर्कल्स भी मैं भी ऐड करके आपको दिखाता हूँ। तो ये रहा हमारा लेआउट। ये बिल्कुल 100% इसकी ओरिजिनल विड्थ पे खुला हुआ है। यहाँ पर देखो कितना डिसेंट और कितना अच्छा और खूबसूरत सा जो है एक लेआउट आपको यहाँ पे देखने को मिल गया, देख रहे हो? पूरा नीट एंड क्लीन, इसे हम बोलेंगे नीट एंड क्लीन लेआउट कंप्लीट।
अच्छा, इस सेक्शन के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो, और इस सेक्शन के दरमियान की जो स्पेसिंग है वो, और फिर इससे इसके दरमियान की स्पेसिंग, ये सारी होनी चाहिए इक्वल। ये देखो, इसकी स्पेसिंग और इसकी स्पेसिंग में उन्होंने थोड़ा सा फंड मारा हुआ है, लेकिन ये है कि इसकी स्पेसिंग भी इतनी कोई मसले की बात नहीं है, बट इसकी स्पेसिंग और इनकी स्पेसिंग को थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखना। और मैंने भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेसिंग दे दी है, तो मैं थोड़ी सी स्पेसिंग कम करूँगा। ठीक है जी, और इस बटन को भी उठा के ऊपर ले आता। सही है। अच्छा, अब हमारा मेन काम था 3 सर्कल्स बनाना। बहुत आसान काम है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। सर्कल आप लोगे शिफ्ट प्रेस करके, पहले तो एक सर्कल बना लो, उसी की फिर बार बार कॉपी लो ताकि एक ही साइज आपको मिल जाए। अब आपको बराबर में डिस्टेंस की टेंशन लेने की जरूरत भी नहीं है, कितने डिस्टेंस के ऊपर है क्या नहीं है। इजीली आप ऑटो लेआउट का आपको पता करोगे और उससे आप आराम से इसका डिस्टेंस जो है वो सेट कर लोगे। टू है और बाकी सारे ग्रे हैं। ठीक है, तो बाकी सारों को ग्रे, इसको और इसको आपने रखना है ग्रे। थोड़ा सा मैं इसको डार्क कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है जी, इसको मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया, और सेंटर वाला जो है इसको मैंने कर दिया यहाँ से ब्लू कलर। इसका अपना ब्लू कलर था। इसको 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 इन तीनों को फ्रेम सिलेक्शन, ऑटो लेआउट, और इसकी पोजीशन भी मैंने कर दी बिल्कुल सेंटर। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर ऐड हो चुका है। सिमिलरली अगर मैं इसका वो देखूँ फ्रेम, तो ये कंप्लीट इमेज के फ्रेम के अंदर ही यहाँ पर आ गया। सही है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है अलग से फ्रेम के अंदर डालने की। और हाँ, आ गई बात एरो की। तो एरो मुझे पता है मेरे पास कहाँ पर है, ये रहा मेरा एरो। ऑल्ट किया, बाहर निकाला, इमेज के अंदर डाल दिया। ठीक है, अब क्या करूँगा कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अगेन शिफ्ट प्रेस करके ही बड़ा होता है। और यहाँ पर इसका जो एंगल है वो हम यहाँ पर चेंज करेंगे। अच्छा, अगर मैं इसको यहाँ से घुमाता हूँ तो एंगल किस तरफ जा रहा है, और ये यहाँ पे कितना एंगल है इसका, 179, और आप समझ लो कि 179। चलो सही है, मसले की बात नहीं है। इसको मैंने यहाँ पे सेट करके बिल्कुल इसके सेंटर में मैंने कर दिया। इसी की कॉपी ली मैंने, तो यहाँ पे लेके जाऊँगा और इसको घुमा दूंगा। ठीक है, और इसको बिल्कुल इसकी इसी हिसाब से यहाँ पे थोड़ा सा दूर करके लगाऊंगा मैं, ताकि थोड़ा सा ना वाज़ेह डिफरेंस यहाँ पर आए। और इसके साथ भी फिर आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, सही है भाई। तो ये आपका यहाँ पे रेडी हो गया। अब चाहो तो इसका जो कलर है वो इन दोनों का हल्का फुल्का कर दो, यहाँ पे लेट से लाइट वाइट कर दो उसका कलर, स्ट्रोक्स वगैरह और कम कर दो इनकी। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या चल रही है। वैसे के स्ट्रोक्स वगैरह का कोई ऑप्शन यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा अभी मुझे इस टाइम पे। तो खैर, कहने का मकसद ये है कि आप इस तरीके से जो है वो काम कर सकते हो। अच्छा, इसका जो कलर रखा है आपने उसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, और ठीक है जी। तो कुछ इस तरीके से कर कर आके आपका कंप्लीट एक लेआउट जो था वो 1 पेज का वो रेडी हो गया है। अब बाकी का जो आधा पेज रह गया है वो आप कोशिश करो खुद से घर पे जा करके प्रैक्टिस करो उसकी। और बिल्कुल जिस तरीके से मैंने यहाँ पे सारी लेयर्स को नाम दे करके सारी चीज़ों को मैंने बिल्कुल सफाई से काम किया है, बिल्कुल आपने इसी तरीके से काम करना है। ठीक है, याद रखो काम जो है ना वो कोई मुश्किल नहीं है, हर बंदा कर लेता है। सही है, लेकिन काम को सफाई से अच्छे से नीट एंड क्लीन तरीके से किस तरीके से करना है ये एक हुनर की बात है। तो और ये चीज़ आपके अंदर डिफरेंशिएट लेकर आती है बाकी लोगों के साथ। ठीक है, तो मेरे ख्याल में तो हम आज की क्लास को जो है वो यहीं तक रखते हैं। ठीक है ना, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह और डीप